Hey guys, welcome back to Emers Biology classes. Myself Ras Gaurav Singh. This is my first blog. This blog is depend on the Brassica campestris यानी ब्लैक मस्टर्ड। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लैक मस्टर्ड की जो फसल्स होती हैं इसके बॉटेनिकल नेम्स क्या हैं और इसमें कौन कौन सी डिजीज़ होती है और ये डिजीज़ के बारे में जानेंगे। और दूसरी चीज़ इसकी स्टेम स्ट्रक्चर, फ्लावर्स की पोजीशंस और इसकी कितनी पैदावार होती है, इसमें कितने कौन कौन से मतलब कि इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, मतलब कि क्रॉपिंग के लिए इरिगेशन कितना होता है, कौन कौन सा इसमें इंग्रेडिएंट्स दी जाती है कि सरसों की फसल अच्छी हो सके। तो बेसिकली मैं अपने गांव में मिर्ज़ापुर में आया हूं और गांव पे मैंने आके ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट करके आपको देने वाला हूं। तो आज की वीडियो शानदार होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चलते हम लोग एंजॉय करते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि ब्लैक मस्टर्ड की क्लासिफिकेशन क्या है। तो नॉर्मली हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये जो किंगडम इसका है प्लांटी है। तो बेसिकली सरसों है तो भाई प्लांट्स तो है ही। और स्पेशली मैं थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता दूं कि मेरा नाम तो पता ही है, राज गौरव सिंह, और मैं एमएससी बॉटनी का स्टूडेंट हूँ और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी बॉटनी कर रहा हूँ। तो भाई बॉटनी स्टूडेंट होने के वजह से मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरा काम भी ये होता है कि मैं प्लांट्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं। तो चलिए समय ज़्यादा नुकसान न करते हुए बात करते हैं ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैंने भी एक स्पीसीज़ का नाम लिया। ये जो ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है ये पीली सरसों को बोला जाता है और नॉर्मली आज जो हम बात करेंगे वो ब्लैक मस्टर्ड यानी काली सरसों की बात करने वाले हैं। तो काली सरसों की अगर क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली अगर इसकी क्लासिफिकेशन है तो किंगडम प्लांटी है, ऑर्डर्स की बात करें तो ब्रेसिकेल्स, और फैमिली बात करें तो ब्रेसिकेसी, और जीनस इसका ब्रेसिका, और स्पीसीज है नाइग्रा। तो ये हमने बात किया इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। और बेसिकली जो ये सरसों ब्रेसिका निग्रा है इसकी अगर हम क्रॉपिंग की बात करें तो ये रबी फसल्स होती है। रबी फसल्स यानी इसको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बो दिया जाता है, सो कर दिया जाता है और इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है फरवरी से लेकर मार्च के बीच में कंप्लीट कर ली जाती है। अगर इसके हम पैदावार की बात करें तो कम से कम एक बीघा जिसे हम 20 बिस्सा कहते हैं, 20 बिस्सा में लगभग 7 से 8 क्विंटल सरसों की पैदावार होती है। और इसमें ज़्यादा लागत नहीं लगता है, 2 बार इसमें मतलब खाद देनी पड़ती है और 2 पानी लगता है। एक पानी जो इसमें भरी जाती है इरिगेशन की जो टाइमिंग है बोने के थोड़ा सा प्लांट जब बड़े हो जाते हैं 15 दिन बाद, मतलब प्लांट्स बड़े हो जाते हैं उसके 15 दिन बाद, और एक जब फ्लावरिंग हो जाती है जैसे ये टाइम है, इस टाइम भी अगर इरिगेशन कर देते हैं तो इसमें जो बीमारी जो डिजीज़ होती हैं वो लगती नहीं है। प्लांट्स की जो स्टेम होती हैं बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, इसमें डिजीज़ की चांसेस कम होती हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ये डाइकोटिलिडोनस होते हैं, एनुअल्स प्लांट होते हैं, मतलब एक सीजनी प्लांट है, एक सीजन में इनकी जो प्रॉपर यील्डिंग होती है वो हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बात किया। और अगर हम बात करें सरसों के बारे में तो इसके जो स्पीसीज़ हैं बहुत सारे स्पीसीज़ हैं। नॉर्मली जो कार्लिनियस है उन्होंने 6 स्पीसीज़ के बारे में इसको क्लासिफाइड किया और वो नॉर्मली जो 6 स्पीसीज़ हैं वो नॉर्मली हमारे साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे इनकी पैदावार ज़्यादा होती है और इनकी फसल भी ज़्यादा बोई जाती है और इसकी क्रॉपिंग भी होती है। तो फाइनली हम इसके 6 स्पीसीज़ जान लेते हैं कि कौन कौन से स्पीसीज़ इनको बोया जाता है और इनकी जो क्रॉपिंग है ये कितनी है। ये पीछे आप हमारे देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा सरसों की खेती हुई है। तो इसके बारे में भाई इंफॉर्मेशन लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके 6 स्पीसीज़। तो पहली जो इसकी स्पीसीज़ है ब्रेसिका क्रेनिएटा, केरिनेटा, ब्रेसिका जिनसिया, ब्रेसिका ओलिडेसी, ब्रेसिका नेपस, और दूसरा है ब्रेसिका नाइग्रा, और जो लास्ट है ब्रेसिका राफा। हमारे साइड का जो ये हम आपको दिखा रहे हैं सरसों, ये सरसों की जो हाइट होती है
ये लगभग 3 फुट 11 इंच की होती है। बेसिकली इसकी जो नॉर्मली अगर हाइट बोले तो 4 फुट 5 फुट भी हो सकती है। तो इसकी हाइट डिपेंड करती है कि इसका जो क्रॉप है उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स है, मतलब कितना खाद है। क्रॉप की जो प्रॉपर इरिगेशन की क्षमता अगर बात कर ले, फर्टाइल कितना है, जो हमारी फील्ड कितनी फर्टाइल है, उसके ताकत पे डिपेंड करता है कितना लंबा हो सकता है। तो इसके हमने हैबिटेट के बारे में अगर बात करें तो हैबिटेट इसको जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चरिंग चाहिए इसको, ठीक है, नमी होना चाहिए। लेकिन इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है तो जब ठंडी खत्म हो जाती है तब इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो यानी बेसिकली ये रबी क्रॉप है, ठीक है। और यदि हम इसके मार्फोलॉजी की बात करें तो जो इसकी लीव्स है, अगर हम एक आपको लीव्स दिखाते हैं और इस लीव्स में अगर हम बात करें तो ये लीफ आप देखिए, ये जो लीफ आपको दिख रही है, तो लीव्स में आप क्या देख रहे हैं कि जो आउटर सरफेस है, मतलब जो ऊपर सरफेस है, ऊपरी सरफेस क्या है इसका, स्मूथ है। लेकिन अगर नीचे साइड देखें तो नीचे साइड जो इसका है लीव्स रफ है, यानी खुरदुरा है। इसमें क्या होता है ना कि थोड़ा थोड़े छोटे छोटे स्पाइंस निकले रहते हैं। तो ऊपर वाला स्मूथ है, नीचे वाला क्या है, खुरदुरा है। तो ये जो लीफ है, ये लीफ की खास बात ये है कि इसमें एक आप एग्जाम्पल देखे होंगे कि मतलब रूट प्रेशर आप जानते होंगे कि रूट प्रेशर क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम रूट प्रेशर की बात करते हैं तो जो मतलब वाटर में जो वाटर होती है वो रूट से एब्जॉर्ब होती है, प्लांट्स के लीफ टॉप पे वो कैसे ट्रांसफर होती है, उसमें जो प्रेशर जनरेट होता है उसी को रूट प्रेशर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, खुरदुरा होने से तात्पर्य बस इतना है कि ट्रांसपिरेशन रेट को बचाती है। और ठंडी के दिनों में ये खुरदुरा होने की वजह से क्या होता है कि जो इससे नॉर्मली जो एनिमल्स होते हैं इसको ग्रेजिंग नहीं कर पाते हैं। तो जब ग्रेजिंग नहीं करते हैं तो इनका भी जो क्रॉपिंग होती है वो बच जाती है, यानी अपने आप को सेव भी कर लेते हैं। तो ये भी इसके मॉर्फोलॉजी की एक बात कर ले। और इसके अगर हम पूरे स्टेम ब्रांचेस की बात करें और अगर तो ये भी हम देख रहे हैं कि एकदम पूरा अपराइट है। और अगर इसके हम फ्लावर्स की बात करते हैं तो बेसिकली अगर आप फ्लावर्स की बात करें तो ऊपर देखिए, फ्लावर्स में आप भी जानते हैं सेपल पेटल्स होते हैं, सेपल पेटल्स होते हैं, एसेसरी पार्ट्स होते हैं। मतलब एसेसरी और नेसेसरी की बात कर लें तो सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, कार्पल होते हैं, और फिर एक क्या होता है, स्टेमेन होते हैं। तो अगर हम स्टेमेन की बात करें तो एंथर और फिलामेंट होते हैं। कार्पल की बात करें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। सेपल जो होते हैं ग्रीन पार्ट होते हैं, पेटल्स जो होते हैं रेड होते हैं। हमने अगर इसका हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस की बात करते हैं तो उसमें हमने नॉर्मल इसका स्ट्रक्चर देखा था। तो यहाँ पे जो इसका स्टाल्क है वो पूरा ग्रीन है, यानी जो पेटल्स है वो ग्रीन है, लेकिन बाकी के जो इसके फ्लावर जो पेटल्स हैं वो येलो रंग के, यहाँ रेड नहीं है। और इसके अगर हम फ्लावर्स की पोजीशन की बात करें तो ऊपर आप फ्लावर्स में देख रहे हैं तो शायद साफ ना दिखे, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्राई कर सकता है। यहाँ पे देखिए, ये फ्लावर में अगर आप देखें तो ऊपर स्टिग्मा है, फिर स्टाइल है और नीचे ओवरी साइड है, ठीक है। और बाकी हरियर क्या है, एंथर और फिलामेंट है। इसके पॉलन ग्रेन्स तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन बहुत छोटे होते हैं। अगर आप देख पा रहे हैं तो मेरे फिंगर में क्या है कि येलो येलो पाउडर की तरह लगा है। तो इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं माइक्रो बहुत ही छोटे होते हैं, इसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। और थोड़ा सा अगर हम इसके बात करें तो अगर इसके फ्लावर्स की बात करते हैं तो इसकी जो फ्लावर्स है ना, देखो अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक फ्लावर की अगर बात करें तो बेसिकली देखें जो इसका रोल अगर होता है तो 4 रोल होते हैं, यानी स्टिग्मा जो होता है और स्टाइल ओवरी जो होती हैं इसको 4 रोल घेरे हुए रहते हैं। अब बाकी अगर हम पेटल्स की बात सेपल्स की बात करें तो सेपल्स इसमें नॉर्मली एक ही होता है जो कि मेन प्लांट से ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर एंथर की अगर हम बात करें तो एंथर भी 4 ही होते हैं। और नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसका पेटल्स है और सेपल से क्या होता है, छोटा होता है। पेटल्स इसका 2 गुना बड़ा होते हैं। अब इसका रीज़न तो मैं नहीं बता सकता क्यों बड़ा होता है, लेकिन ये मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूँ यही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके जो फ्लावर की पोजीशन होती है ओनली ऑन टॉप होती है। अगर पूरे प्लांट को
50 EC और दूसरा है डाईमिथोएट 30 EC। इन दोनों दवाओं को 50 मतलब कि 500 ml और 500 ml इस दोनों को मिला के मतलब 1 लीटर दवा लेना है दोनों को मिला के, और कम से कम 400 से 500 लीटर पानी में 1 बीघा में इसको पूरा स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड करने से जो डिजीज़ होती है ख़त्म हो जाती है, जिससे इसकी छुटकारा मिल जाता है। ये डिजीज़ इतने खतरनाक होते हैं कि पूरी की पूरी फसल को ही नुकसान कर देते हैं। जिससे बचने के लिए फार्मर इसका यूज़ करते हैं। बेसिकली गांव में जो मतलब लकड़ी के राख होते हैं उसको भी छिड़क देने से ये सही हो जाता है, लेकिन वो कितना कारगर है उतना तो मेरे को भी नहीं पता है। लेकिन पापा बताते थे कि मतलब इससे भी बचाया जा सकता था अपनी फसल को। तो और अगर इसकी यूजेस की बात करें तो भाई सिंपल सी बात है कि जितने भी नाश्ते बनते हैं उसमें तेल का यूज होता है। बेसिकली जो प्योर मस्टर्ड ऑयल होता है कितना ही महंगा है मार्केट में, आपको तो ये पता ही होगा। तो मतलब इसको पूड़ी बनाने में, फिर मस्कुलर यानी बॉडी पेन होता है तो इसको मालिश करने में भी इसका यूज़ करते हैं। और पिकल्स अचार बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं तो भी उसमें इसका यूज़ करते हैं। तो इसकी यूजेस बहुत हैं, और लेकिन इसकी जो क्रॉपिंग होती है बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। इसकी जो कटाई होती है, कटाई से लेके बोरे में भर तक तेल निकालने तक की जो प्रोसेस होती है भाई पूछो मत, बहुत ख़तरनाक होती है। मैं जब भी काम रहता था तो मैं इन कामों से छुटकारा पाने के लिए घर से कहीं भाग जाता था, या बहाना लगा लेता था नहीं मेरे को पढ़ना है, मैं ये सब काम नहीं करूँगा। तो मैं इन सब कामों से दूर रहता था। लेकिन हाँ, कैसे होती ये सब फसल मैंने भी देखा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छी खासी है। तो ये मेरा वीडियो यहीं तक ख़त्म होता है, और अगले नए ब्लॉग में हम मिलेंगे एक नए प्लांट्स को लेकर, वो भी इंटरेस्टिंग। तो अगर आपको कुछ इसमें अगर त्रुटि दिखती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे हम उसको सुधार कर सकें। मेरी पहली ब्लॉग है तो मेरे को पता है कि उतनी अच्छी तो नहीं बनी होगी, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू आवर बेस्ट, और मैं अच्छा देने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।